तो दोस्तों, आखिरकार सिनेमाघरों में सयारा मूवी रिलीज हो चुकी है। कई दर्शक इसे पहले ही देख चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसकी कहानी क्या है, प्लॉट कैसा है और क्या यह फिल्म देखना वाकई में ज़रूरी है या इसे स्किप किया जा सकता है। ध्यान रखिए, ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है क्योंकि हम यहाँ फिल्म की पूरी कहानी यानी पूरा प्लॉट विस्तार से समझाने जा रहे हैं। क्या है सयारा की असली स्टोरी और क्यों यह फिल्म इतनी चर्चा में है, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की वाणी से। वाणी एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे अपने ही कॉलेज के सीनियर से प्यार हो जाता है। इन दोनों की शादी तय हो चुकी होती है और फिल्म का शुरुआती सीन सीधे कोर्ट मैरिज के सीन से ओपन होता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वाणी का होने वाला दूल्हा महेश, जो उसका कॉलेज सीनियर भी है, ऐन मौके पर उसे छोड़कर चला जाता है। असल में महेश किसी और लड़की को पसंद करता है और यह सच्चाई वाणी को बिल्कुल आखिरी पल में पता चलती है। वो लड़का बिना कुछ कहे यूएसए या शायद कैलिफोर्निया की फ्लाइट पकड़कर चला जाता है। वो कहता है कि उसे ये शादी आका नहीं करनी। इसी इमोशनल ब्रेकडाउन के साथ फिल्म की कहानी शुरू होती है और इसके बाद कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन लीड एक्टर कृष कपूर की। कृष कपूर एक सिंगर है, लेकिन अभी तक उसे इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिली है। कह सकते हैं कि वो एक संघर्षरत आर्टिस्ट है जो अपने टैलेंट के दम पर खुद का नाम बनाना चाहता है। उसका सपना है कि एक दिन पूरी दुनिया उसका नाम ले और सब चिल्लाएं, कृष आई लव यू। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वाणी और कृष की दुनिया आपस में टकराती है। दोनों के बीच धीरे धीरे एक जुड़ाव बनता है। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें एक सीन है जहां कृष कपूर कहता है, अगर ये ब्लू टिक वाले लोग बस हवा भी छोड़ देंगे तो तुम लोग कहोगे वाह क्या छोड़ा है। लेकिन जब कोई संघर्षरत कलाकार अपना असली टैलेंट सामने लाता है तब भी उसकी तारीफ नहीं करते। ये डायलॉग फिल्म की थीम और कृष के संघर्ष को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक म्यूजिक बैंड से रूबरू कराया जाता है। इस बैंड का हिस्सा है हमारा हीरो कृष कपूर, जो लीड सिंगर है। लेकिन उसके साथ साथ इस बैंड में कई और म्यूजिशियन हैं, जैसे गिटारिस्ट, साइड सिंगर और इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले आर्टिस्ट्स। इन्हीं में से एक है एक ऐसा लड़का जो खुद तो लीड नहीं है, लेकिन उसके पिता काफ़ी प्रभावशाली और ऊंचे ओहदे पर हैं। अब यहाँ से कहानी में नेपोटिज्म यानी नेपोकिड कल्चर की परछाई पड़ती है। वाणी जब एक कंटेंट राइटर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है तो वहीं एक मीडिया पर्सन उस बैंड पर आर्टिकल लिखता है, लेकिन उस आर्टिकल में वो खास तौर पर सिर्फ उसी नेपोकिड की तारीफ करता है और पूरी टीम को नज़रअंदाज कर देता है। कृष कपूर, जो कि बैंड का मैन सिंगर है, ये देखकर बुरी तरह से आहत हो जाता है। उसे लगता है कि उस नेपोकिड ने पूरे बैंड का क्रेडिट खुद अकेले ले लिया और सबसे ज़्यादा अनदेखी उसी की गई, जो असल में पूरी बैंड की जान है। इसी बात पर वो अपना गुस्सा जाहिर करता है और वहीं उसकी पहली मुलाकात वाणी से होती है। यह पहली भेंट कुछ खास फ्रेंडली नहीं होती, बल्कि बहस में बदल जाती है। लेकिन इसी सीन में फिल्म एक बेहद अहम क्लू देती है कि वाणी को थोड़ी भूलने की आदत है। जैसे आमतौर पर लोग छोटी मोटी बातें भूल जाते हैं, वैसे ही वाणी भी चीज़ें मिस करती है। लेकिन यहीं से यह हिंट मिल जाता है कि आने वाले समय में यही भूलने की बीमारी कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि बैंड के अंदर ही टकराव शुरू हो चुका है। नेपोकिड वाला लड़का ये मान लेता है कि कृष कपूर उससे जलता है और वहीं से बैंड के भीतर मतभेद गहरे हो जाते हैं। आपसी संबंधों में दरार आ जाती है। अब यहाँ पर फिल्म एक और गहरी भावनात्मक पर्दा दिखाती है, वो है दोस्ती की। बैंड का एक मेंबर जो कुछ हद तक मैनेजर की भूमिका निभाता है, वो सबका बहुत अच्छा दोस्त है। वही कोशिश करता है कि बैंड फिर से एक हो जाए। वो कोलैब्स अरेंज करता है, प्रैक्टिस शेड्यूल सेट करता है और हर किसी को साथ लाने की कोशिश करता है। लेकिन कृष कपूर अपने ईगो में सब कुछ पीछे छोड़ देता है। उसे लगता है कि अगर उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो वो अकेले ही आगे बढ़ेगा। वो बैंड से अलग होकर इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस देने का फैसला करता है। वहीं से उसकी अकेली जर्नी शुरू होती है, एक ऐसे मंच की ओर जहां न तो कोई टीम है न दोस्त, बस उसका सपना और उसका संघर्ष। कहानी में एक अहम मोड़ तब आता है जब कृष कपूर को वाणी की एक पुरानी डायरी मिलती है। वो डायरी महज एक किताब नहीं होती, बल्कि उसके पन्नों में छुपे होते हैं वाणी के दिल के जख्म, उसकी पुरानी यादें और अधूरी कविताएं। कृष जब उन पन्नों को पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि वाणी के पास एक अलग ही लेवल का लिरिकल टैलेंट है। उसकी पोएम्स, उसकी सोच और उसके जज्बात बहुत ही गहरे और सच्चे होते हैं। लेकिन इन पन्नों की सबसे खास बात यह होती है कि हर पेज अधूरा होता है, कुछ फटे हुए, और इसकी वजह हमें थोड़ी देर बाद समझ आती है। असल में ये सारी कविताएं, ये सारी फीलिंग्स वाणी ने अपने कॉलेज लव महेश के लिए लिखी थी, उसी के लिए जिससे उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन ऐन वक्त पर वो उसे छोड़कर चला गया। महेश के जाने के बाद वाणी पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले 6-7 महीने उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। वो किसी से नहीं मिलती थी, बाहर नहीं निकलती थी और इस मानसिक तूफान में उसने अपने सारे लिखे हुए जज्बातों को फाड़कर फेंक दिया ताकि वो अतीत फिर से उसे जख्म न दे पाए।
यही वजह थी कि उसकी डायरी के पन्ने आधे अधूरे और बिखरे हुए थे। कहानी आगे बढ़ती है और अब आता है एक नया किरदार, एक फेमस रैप सिंगर। ये वही इंसान है जिसे आपने आशिकी 2 में भी देखा होगा, जो उस फिल्म में हीरो का दोस्त बना था। इस फिल्म में वो एक नए लुक में नजर आता, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल और रफ एंड टफ स्टाइल के साथ। इस नए किरदार का नाम है प्यूमा, एक सुपरहिट रैप सिंगर जिसकी पॉपुलैरिटी अब धीरे धीरे गिरने लगी है। उसे अपने करियर को फिर से उठाने के लिए एक शानदार गाना चाहिए होता है। वहीं से उसकी मुलाकात होती है क्रिश कपूर से। प्यूमा को क्रिश का टैलेंट पसंद आता है और वो चाहता है कि क्रिश उसके लिए एक बेहतरीन सॉन्ग तैयार करे। यहाँ से दोनों के बीच एक प्रोफेशनल डील होती है। शर्त यह होती है कि गाना क्रिश लिखेगा और कंपोज करेगा, लेकिन उसके राइट्स, वीडियो फीचरिंग और क्रेडिट्स की पूरी डील प्यूमा के नाम पर होगी। प्यूमा का जो मैनेजर है वो इस डील के लिए हामी भर देता है, क्योंकि उन्हें बस एक हिट गाना चाहिए होता है। अब यहीं से फिल्म हमें क्रिश कपूर की असली सोच दिखाती है। भले ही वो अभी इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहा हो, लेकिन उसका ईगो काफी ऊंचा है। वो अपने टैलेंट का क्रेडिट किसी और को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो चाहता है कि उसकी मेहनत का सारा फोकस और नाम सिर्फ उसी को मिले। इसीलिए फिल्म यह साफ तौर पर दिखाती है कि क्रिश एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। वो अपने करियर, अपनी पहचान और अपने सफर में किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। चाहे कोई उसका साथ दे या नहीं, उसे बस एक ही चीज चाहिए, सक्सेस। अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है जब वाणी दोबारा कहानी में एंट्री लेती है, इस बार एक कंटेंट राइटर की भूमिका में। वाणी अब अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है और उसका अगला टारगेट है पॉपुलर रैप सिंगर प्यूमा का इंटरव्यू लेना। लेकिन नियति उसके साथ फिर खेल जाती है। वाणी इंटरव्यू के लिए थोड़ी लेट हो जाती है और प्यूमा का रवैया बेहद रूखा होता है। वो साफ साफ मना कर देता है कि अब इंटरव्यू नहीं देगा। उसके मैनेजर का भी वही सख्त जवाब होता है, अब 2 महीने बाद आना, अभी मौका नहीं मिलेगा। यही वह जगह है जहां उसकी क्रिश कपूर से दोबारा मुलाकात होती है। क्रिश जानता है कि वाणी की लेखनी में दम है और उसे एक नया गाना बनाना है, वो भी कुछ ही दिनों के भीतर। इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए क्रिश को वाणी की मदद की जरूरत है। उसे पता है कि जो डायरी के फटे पन्ने उसने पहले पढ़े थे, उन्हीं में असली म्यूजिक छिपा है। इसलिए वो वाणी से कहता है कि तुम बस उन अधूरे पन्नों को पूरा कर दो, गाना तुम्हारे ही शब्दों से जिंदा होगा। वाणी थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर लिखने की कोशिश शुरू करती है। अब यहाँ फिल्म का वो सीन आता है जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, जहां वाणी क्रिश से कहती है, मुझे स्मोकिंग से दिक्कत है और अगर तू गाली ना दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सीन दोनों के बीच की केमिस्ट्री और इमोशनल बैलेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। वाणी अब क्रिश के लिए गाना लिखने बैठती है, लेकिन वो शब्द उसके दिमाग में नहीं आते। क्रिश बार बार उसे याद दिलाता है कि तुम्हें 3000 रुपए प्रति घंटे मिल रहे हैं, गाना लिखो। लेकिन 2-3 घंटे गुजर जाते हैं और वाणी एक भी लाइन नहीं लिख पाती। इसी दौरान दर्शक को दिखाया जाता है वाणी का ट्रॉमेटिक पास्ट, जिसने उसकी रचनात्मकता को बिल्कुल कुंद कर दिया है। जो दर्द उसने झेला है, उसने न सिर्फ उसका प्यार छीना, बल्कि उसकी लिखने की ताकत भी छीन ली। अब उसकी कंटेंट राइटिंग की नौकरी भी खतरे में पड़ चुकी है। क्रिश पहले तो झुंझलाता है, लेकिन धीरे धीरे उसे वाणी के भीतर के टूटे हुए हिस्से समझ आने लगते हैं। तब वो एक अलग रास्ता अपनाता है। वाणी को घर में बंद कर लिखवाने के बजाय उसे बाहर घुमाने ले जाता है, ताकि उसके जहन में थोड़ी हवा जाए, थोड़ी आज़ादी आए। और यहीं आता है क्रिश कपूर का इंस्पायरिंग मोमेंट। वो वाणी को बार बार विराट कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक पारी याद दिलाता है। वो कहता है, जिंदगी भी क्रिकेट की तरह होती है, हमेशा फ्रंट फुट पे खेलो, तभी 6 लगेगा। यही मोटिवेशन, यही इंस्पिरेशन वाणी के टूटे मन में थोड़ा थोड़ा करके रोशनी भरने लगती है। कहानी यहाँ से और भी इमोशनल और गहराई में जाती है। धीरे धीरे क्रिश और वाणी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। जो रिश्ता प्रोफेशनल शब्दों और सुरों से शुरू हुआ था, अब उसमें प्यार की मधुर धुनें बजने लगी हैं। साथ में लिखा हुआ गाना जब रिलीज होता है तो वो देखते ही देखते सुपरहिट हो जाता है। गाने की लिरिक्स, मेलोडी और फील लोगों के दिलों में उतर जाती है। प्यूमा को भी गाना बेहद पसंद आता है और उसकी डूबती हुई पॉपुलैरिटी को इस गाने से एक नई जान मिल जाती है। गाना वायरल हो जाता है, मीडिया में हेडलाइंस बनती हैं और अचानक क्रिश और वाणी दोनों लाइमलाइट में आ जाते हैं। लेकिन यहीं आता है कहानी का एक बड़ा और इमोशनल प्लॉट ट्विस्ट। अब हमें पहली बार मिलवाया जाता है क्रिश कपूर के पिता से। फिल्म में पहले बताया गया था कि क्रिश की मां की मौत हो चुकी है और इस सदमे से उसके पिता आज तक उबर नहीं पाए हैं। क्रिश का पिता पूरी तरह से टूट चुका है। वो रोज शराब पीता है, बिना किसी होश में, न दिन का पता न रात का। इतने सालों में कई बार पुलिस के हाथों पकड़ा गया, चेतावनियां मिली, लेकिन उसने अपनी जिंदगी की परवाह करनी ही छोड़ दी थी, और क्रिश की तो बिल्कुल नहीं। यह सब देखकर क्रिश अंदर ही अंदर बहुत टूटता है, घुटता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। उस अंधेरे में वाणी उसका सहारा बनती है। वो उसे थामती है और दोनों मिलकर उसके पिता को रिहैब सेंटर में भर्ती करवाने का फैसला लेते हैं।
अब रिहैबिलिटेशन में भेजने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं और क्रिश के पास इस वक्त सब कुछ है, बस पैसे नहीं। तभी वो अपना सबसे कीमती गाना, वही जो उन्होंने मिलकर लिखा था, उसका पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वीडियो राइट्स, क्रेडिट सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अब वह गाना पूरी तरह से प्यूमा का एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बन जाता है। गाने में क्रिश का नाम कहीं नहीं रहता, लेकिन इसके बावजूद क्रिश खुश है क्योंकि उसने अपने पिता के लिए जो सबसे ज़रूरी था वो कर दिखाया। इस बीच वाणी को भी उस इंटरव्यू का मौका मिल जाता है जिसके लिए वह इतनी मेहनत कर रही थी, प्यूमा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक सपना जो अधूरा था अब हकीकत बन चुका था। अब से क्रिश अकेला स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट नहीं रह जाता, वाणी उसके साथ है। दोनों मिलकर नए गाने लिखते हैं, स्टेज परफॉर्म करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो जाते हैं और फिर उन्हें मौका मिलता है एक म्यूजिक टूर पर जाने का। टूर के दौरान वो अलग अलग शहरों में शो करते हैं, फैंस उन्हें घेर लेते हैं, ऑटोग्राफ्स, सेल्फीज, चेक, पुकार, स्टैरडम की पूरी रोशनी। लेकिन इन सब के बीच कहानी फिर से एक भावनात्मक मोड़ लेती है। वाणी एक रूटीन मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल जाती है, उसे बस मामूली चेकअप कराना होता है, लेकिन रिपोर्ट्स जो सामने आती हैं वो सब कुछ बदल देती हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वाणी को अल्जाइमर्स है, जो कि भूलने की बीमारी होती है, यानी वो बीमारी जो धीरे धीरे किसी की यादों को मिटा देती है। उसका अतीत, उसका प्यार, उसकी पहचान, सब कुछ धीरे धीरे धुंध में खोता चला जाएगा। अब यहाँ से कहानी जाती है उस गहराई में जहाँ इमोशंस, दर्द और सच्चा प्यार एक साथ टकराते हैं। अब कहानी का सबसे दिल को छू लेने वाला हिस्सा आता है। एक दिन वाणी क्रिश को भी भूल जाएगी, वो इंसान जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, जिसके लिए उसने फिर से लिखना शुरू किया, जिसके साथ वो जिंदगी के नए सपने देख रही थी, वही अब उसकी यादों से मिटने वाला है। क्रिश जब अपने टूर से वापस आता है तो वाणी उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आंखों में वो चमक, वो एक्साइटमेंट देखती है, वो चुप हो जाती है। क्रिश की खुशी के सामने वाणी अपनी तकलीफ को छिपा लेती है। वो नहीं चाहती कि उसका प्यार उसकी मुस्कुराहट में कोई दरार ला दे। इसके बाद कहानी और गहराई में उतरती है। क्रिश कपूर की मेहनत रंग लाने लगती है। उसके गाने चार्टबस्टर होते हैं, उसके टूर बैक फुल हाउस जाते हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका नाम बन जाता है, वो सब कुछ जो उसने कभी एक सपना बनाकर देखा था। लेकिन क्रिश खुश नहीं है क्योंकि उसकी ये कामयाबी अधूरी है। उसके साथ वाणी नहीं है, उसके साथ वो मुस्कुराहटें नहीं हैं जो उसने वाणी के साथ बांटी थीं, जो रातें गानों से भरी थीं, वो अब खाली लगती हैं। उसके पास शोहरत है लेकिन सुकून नहीं। उधर वाणी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अल्जाइमर की बीमारी अब उसके मस्तिष्क पर गहराई से असर करने लगी है। वो छोटे छोटे इवेंट्स भूलने लगी है, ज़रूरी मुलाकातें याद नहीं रहती और कभी कभी तो उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो कहाँ जा रही थी और क्यों। और यहीं से कहानी में आता है एक और दिल दहला देने वाला मोड़। महेश, वही लड़का जिसने कॉलेज में वाणी का दिल तोड़ा था, अब एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, लेकिन इस बार एक और वजह से। महेश ने अब जानबूझकर वाणी की कंटेंट राइटिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है। उसका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है और वो फिर से मीडिया में छा गया है। उसने वाणी से सीधे बदला तो नहीं लिया, लेकिन उसने एक ऐसा ह्यूमिलिएटिंग सेटअप खड़ा किया है जिसमें वाणी को अपनी ही पुरानी यादें फिर से झेलनी पड़ती हैं। महेश को देखते ही वाणी की मानसिक स्थिति और बिगड़ जाती है। उसका दिमाग उसे ये याद नहीं दिला पाता कि यही वही शख्स है जिसने उसे शादी के दिन धोखा दिया था। उसे ये भी याद नहीं रहता कि महेश अब किसी और से शादी कर चुका है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, बीमारी और टूटे हुए रिश्ते आपस में टकरा रहे हैं। अल्जाइमर न सिर्फ वाणी की यादों को मिटा रहा है, बल्कि क्रिश की दुनिया को भी अंदर से तोड़ रहा है। वो फिर उसी दौर में लौट जाती है जब वो और क्रिश रिलेशनशिप में थे और शादी के सपने देखा करते थे। यह सुनते ही क्रिश कपूर, जो फ्लाइट में चढ़ने ही वाला था, अपने कदम रोक लेता है। वह अपने करियर, अपने सपनों और एक बड़े टूर को बीच में छोड़कर दौड़ा वापस वाणी के पास चला आता है। उस वक्त क्रिश को यह अंदाज़ा नहीं होता कि वाणी के साथ असल में क्या चल रहा है, लेकिन एक दिन अचानक उसके हाथ वाणी की मेडिकल रिपोर्ट लग जाती है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वह वाणी के पास आता है और भावुक होकर कहता है, मुझे सब पता चल गया है वाणी, तुम्हें अल्जाइमर की बीमारी है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, फॉरएवर एंड एवर एंड एवर। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। क्रिश अब सब कुछ जान चुका है। उसे पता है कि वाणी धीरे धीरे अपनी यादें खोती जा रही है। डॉक्टर की सलाह पर वह वाणी को शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर ले जाता है ताकि उसकी हालत थोड़ी स्थिर रह सके। वहां वे दोनों संगीत में डूब जाते हैं, गाने लिखते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं। उनका बैंड हिट हो जाता है, लोग उन्हें पहचानने लगते हैं, लेकिन उस पहचान में वो चेहरा शामिल नहीं होता जो बैंड का लीड सिंगर था, क्रिश कपूर। क्रिश अब वाणी के साथ है, अपनी जिंदगी की मोहब्बत के साथ। अब उसे न शोहरत की परवाह है, न स्टेज की, न ऑडियंस की। उसका सपना अब वाणी है और उसकी सलामती है। लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। क्रिश कपूर का एक बहुत बड़ा
इंटरनेशनल लेवल का म्यूजिक इवेंट होने वाला होता है और उस इवेंट का मुख्य स्पॉन्सर कोई और नहीं बल्कि महेश होता है। महेश ही उस ग्रैंड इवेंट का स्पॉन्सर होता है। उसी इवेंट में वाणी की एक बार फिर महेश से मुलाकात होती है, लेकिन उस मुलाकात के साथ ही वाणी की यादें फिर से उलझने लगती हैं। उसे लगता है कि वो अभी भी महेश के साथ रिलेशनशिप में है और उसे यह बिल्कुल याद नहीं रहता कि वो और महेश कब का अलग हो चुके हैं और अब उसकी जिंदगी में कृष कपूर है। एक दिन कृष अचानक महेश को वाणी के साथ कुछ अनुचित हरकत करते हुए देख लेता है। वो गुस्से में भर उठता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह होती है कि वाणी, जो अब अपनी याददाश्त में कंफ्यूज हो चुकी है, महेश का साथ देती है। उसकी नजरों में अब कृष कोई अजनबी है और इसी भ्रम में वाणी कृष पर चाकू से हमला तक कर देती है महेश को बचाने के लिए। यह पल कृष कपूर की जिंदगी का सबसे गहरा घाव बन जाता है। वो लड़की जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, अब उसे भी भूल चुकी है। इस घटना के बाद धीरे धीरे वाणी को कुछ बातें याद आने लगती हैं। वो अपनी डायरी में एक गाना लिखती है, एक ऐसा गाना जो इस कहानी की आत्मा बन जाता है, वही टाइटल ट्रैक सयारा। वाणी कहती है, अगर कोई लड़की अपने प्यार को भूल भी जाए तो जब वो ये गाना सुनेगी वो सब याद आ जाएगा। वो कभी अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अचानक एक दिन वाणी बिना कुछ बताए गायब हो जाती है। 6 महीने बीत जाते हैं। हर दिन हर रात कृष कपूर उसे ढूंढता है। वो बैंड को छोड़ चुका होता है, शोहरत को, म्यूजिक को, अपने सपनों को, सब कुछ त्याग चुका होता है बस वाणी को पाने के लिए। इन बीते महीनों में एक दिन उसे याद आता है कि वाणी ने जो गाना लिखा था, शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद है। अगर वो गाना कंपोज कर दे, अगर वो गाना लोगों के दिलों तक पहुंचे, अगर वो गाना एक बहुत बड़ा हिट बन जाए तो शायद वाणी उसे फिर से पहचान ले, शायद वो कहीं से लौट आए। सयारा का गाना एक मैसिव सुपरहिट बन जाता है। हर जगह बस उसी की गूंज होती है। लाखों लोग उस गाने पर रील्स बना रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं और कृष कपूर का बैंड इंटरनेशनल टूर पर निकल पड़ता है। महीने बीतते हैं, 6 महीने, फिर 1 साल, लेकिन वाणी कहीं नजर नहीं आती। फिर एक दिन जब ये लोग वेम्बली स्टेडियम में अपना इंटरनेशनल शो करने वाले होते हैं, शो से पहले रील्स चेक कर रहे होते हैं, तभी कृष की नज़र एक रील पर अटक जाती है। हिमाचल की एक रील में वाणी होती है, कुछ सेकंड्स के लिए ही, लेकिन वो शक नहीं करता। उसे यकीन हो जाता है कि वही है। वो सब कुछ वहीं छोड़ देता है, स्टेडियम, शो, दर्शक, मंच, सब सीधे निकल पड़ता है हिमाचल की ओर। कई जगहों से गुजरते हुए, पूछते ढूंढते हुए वो एक आश्रम तक पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि वाणी जानती थी एक दिन कृष उसे ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा और उसने पहले ही एक चिट्ठी वहां छोड़ रखी थी खास उसी के लिए। उस चिट्ठी में वाणी ने लिखा होता है कि वो जानबूझकर सबसे दूर चली आई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर कृष उसे ढूंढ लेगा तो वो अपना करियर, अपने सपने, सब कुछ छोड़ देगा और वो कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। लेकिन कृष कपूर अब बस वाणी को पाना चाहता है। वो उसे धीरे धीरे फिर से पहचान दिलाने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाता है कि वो कौन है, उनका रिश्ता क्या था। वो वही विराट कोहली वाली अनाउंसमेंट दोबारा करता है जो वाणी ने कभी उसे पहली बार सुनाई थी। शायद वो पुरानी यादें फिर से लौट आएं। वक्त लगता है, बहुत सारे नाकाम अटेम्प्ट्स होते हैं, लेकिन फाइनली एक दिन वाणी की आंखों में वो चमक लौटती है। उसे सब याद आ जाता है, उसका कृष, उसका प्यार, उसका संगीत, उसका सपना। इसके बाद वो दोनों वापस वेम्बली स्टेडियम लौटते हैं। वहीं मंच पर उसी गाने सयारा के साथ दोनों एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अपना जादू बिखेरते हैं। स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है और फिर मूवी खत्म नहीं होती, बल्कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें एक झलक मिलती है, एक सिंपल प्यारी सी शादी, कृष और वाणी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए। तो ये थी सयारा की कहानी। शायद कोई बहुत बड़ी फैंटेसी नहीं थी, लेकिन ये कहानी थी प्यार की, इंतजार की और यादों की। कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं था, लेकिन जिस तरह से सयारा को प्रेजेंट किया गया है और खासकर अनीत पाड़ा की एक्टिंग ब्रिलियंट है। जब वो लड़की स्विच करती है ना, जब वो दिखाती है कि उसे अब कुछ याद नहीं है, तो सिर्फ उसका एक्सप्रेशन नहीं बदलता, पूरी फीलिंग बदल जाती है। एकदम लगेगा कि अब ये वही लड़की नहीं रही जो कभी कृष कपूर से प्यार करती थी। और बाय द वे, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन ज़रूर दबा देना और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें भी इस मूवी के कुछ सीन ने अंदर तक हिला दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने सयारा का कोई भी मेजर प्लॉट मिस नहीं किया है, और अगर किया भी होगा तो माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड और इमोशनल वे में शायद मैं खुद भी इस कहानी को नहीं सुना पाता। मैं मानता हूँ कि मैं अभी स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन यही तो वजह है कि मैं हर बार बेहतर होने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सिनेमैटिक।